चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग, दैट इज उसमें ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इन दोनों के बारे में देखा था। और इसमें ये भी देखा था कि जो भी अपन को इसमें पैरामीटर निकालनी हो या पैरामीटर की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना हो, उस पैरामीटर को अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ एक अपन न्यूमेरिकल देखा था, जिसमें आप लोगों का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस प्राइमरी का सेकेंडरी का दोनों दिए हुए थे। एंड फॉर दिस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में किसी को डाउट तो नहीं है? रेगुलेशन का है, इसीलिए अपन ने इसमें आर ई एस की वैल्यू और एक्स ई एस की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू अपन ने, ये वाला जो थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये दोनों अपन ने से वैल्यू निकाली है, वैल्यूज निकाली थी। ठीक है ना। आर ई एस और एक्स ई एस का मतलब ये है, ये तब निकल के आया जब आपने पैरामीटर्स को क्या किया है, जब आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को और रिएक्टेंस की वैल्यू को रिफर्ड किया है। कहाँ किया? रिफर्ड टू, वी हैव रिफर्ड दैट वैल्यू टू सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड इसको रिफर्ड किया, ठीक है ना, उससे वैल्यू निकल के आई थी। सिमिलरली इसके बाद अपन ने 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग और 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, इन दोनों के लिए ही इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। क्लास इन दोनों में न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो जो भी आपका वोल्टेज रेगुलेशन का न्यूमेरिकल रहेगा वो इसी तरीके से आपका सॉल्व होगा। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए आप सभी लोग। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2 फॉर ट्रांसफॉर्मर। इसमें लिखे इन अ 25 kVA 2000 by 200 volt 50 hertz transformer, in a 25 kVA 2000 by 200 volt 50 hertz transformer, the iron and full load, the iron and full load copper losses are, the iron and full load copper losses are 350 watt and 400 watt respectively. That is, इसमें गिवन क्या है? In that numerical, the iron loss and full load copper loss are given and the values are 350 watt and 400 watt respectively. ठीक है ना? Full stop. Calculate the efficiency at unit power factor for number 1 full load and number 2 half load. फिर से मैं अगर बताता हूं आप लोगों को, in a 25 kVA 2000 by 200 volt 50 hertz transformer, the iron and full load copper losses are
350 watt and 400 watt respectively. Calculate the efficiency at unit power factor for full load and half load. ठीक है ना। तो इसमें क्या न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है आपका कि एक तो आपको केवीए रेटिंग दी हुई है और वोल्टेज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लॉसेस दिए हुए हैं। इन सेल की हेल्प से अपन को क्या निकालना है, एफिशिएंसी की वैल्यू निकालनी है। एफिशिएंसी की वैल्यू मतलब जो अपन ने यहाँ पे एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला देखा था, इस वन, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना आपका, एक्स वी टू आई टू कॉस फाइव, V2 I2 cos phi plus pi plus x square times of I2 square r। ये अपन ने लास्ट मंडे की क्लास में 15th को ये देखा था अपन लोगों ने, ठीक है। इसी फॉर्मूले को अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेंगे कि आपको इसमें न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज वैल्यू गिवन दी हुई है, वो देख लेंगे इसमें, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मर से तीन ही तरह के क्वेश्चन से बनते हैं, या तो रेगुलेशन निकालने के लिए आएगा, या एफिशिएंसी, या ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। ये तीन तरीके के इसमें वैल्यू न्यूमेरिकल निकल बनते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इसमें गिवन लिख लेंगे अपन, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये तो आपका इसमें आयरन लॉस दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ पी आई 350 वॉट एंड द वैल्यू ऑफ पी कॉपर PCU 400 वॉट। और एफिशिएंसी निकालनी है यूनिट पावर फैक्टर के लिए। इट मींस दैट की cos फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, फॉर यूनिट पावर फैक्टर द वैल्यू ऑफ cos फाइव इज 1। क्लियर, समझ आया। अब इसमें एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग चाहो तो P और V1 V2 की हेल्प से I1 I2 निकाल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अपन क्या होता है कि जैसे अपन फॉर्मूला जानते हैं कि फॉर फुल लोड कंडीशन, जब अपन फुल लोड कंडीशन इसमें लेके चलेंगे, यहाँ पे नंबर 1 कंडीशन मान लीजिए अपन को एट फुल लोड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फुल लोड जब भी आएगा इसका मतलब क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ x इज 1, ठीक है। तो ईटा x जो होता है वो अपन सभी जानते हैं कि वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ x इंटू V2 I2 cos फाइव, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है रेटिंग, वो किस में दिया हुआ है आपको, 25 kVA में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये अपने आप में 25 kVA क्या है, ये आपकी क्या है, पावर है, ठीक है ना। चाहे आप सेकेंडरी पावर मानो या प्राइमरी पावर मानो, दोनों की पावर आपकी सेम रहेगी। मतलब P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू यहाँ पे बराबर होती है। इट मीन्स दैट कि जो आपका फॉर्मूले में V2 I2 आप लिखते हैं, उस V2 I2 को अपन वोल्ट एम्पियर रेटिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, वोल्ट एम्पियर रेटिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपका फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, जहां अपन V2 I2 यूज कर रहे हैं, वहां पे अपन KVA का यूज करते हुए मल्टीप्लाई बाय 1000 कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया कंसेप्ट आप लोगों को, ये वाला क्या लिखा मैंने, कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं, अपना V2 I2 ना लिखते हुए, हो सकता है कि अपनी ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हो सकता है कि यहाँ पे आपकी मेगा वोल्ट एम्पियर में लिखी होती। अगर मेगा वोल्ट एम्पियर लिखा होता तो अपन वहां 10⁶ यूज कर लेते। यहाँ पे किलो वोल्ट एम्पियर है, तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर दैट किलो वोल्ट एम्पियर वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ KVA मल्टीप्लाई बाय 1000। इट मीन्स दैट कि जो आपकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो अपन कैसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू द x, जो भी आपका लोड है, मल्टीप्लाई बाय जो V2 I2 है उसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, KVA लिख लिया, ठीक है ना। अब किलो है, इसका मतलब इसमें आपका मल्टीप्लाई अपन करेंगे 1000 का, और जो आपका फॉर्मूला है cos फाइव वो एज इट इज रहेगा।
समझ आया? मतलब मैंने क्या किया, मैंने जो यहाँ पे V2 I2 था, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, केवीए से, और मल्टीप्लाई बाय 1000 से। ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया क्लास? कोई डाउट इसमें किसी को? अपन ने यहाँ पे पावर रेटिंग डायरेक्ट लिख ली है करंट की वैल्यू ना निकालते हुए। आप लोगों को अगर 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 200 करके I2 निकालना है और 200 इंटू वो करना है, तो वो भी आपका सेम ही आएगा, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, x इंटू के वी ए मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई प्लस पी आयरन प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ पी कॉपर। क्लियर? बताए बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर अपन आगे बढ़े इसमें। समझ आया मैंने क्या किया इसमें? बताओ यार। केवीए रेटिंग को अपन ने यूज करते हुए यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करी है, और वही वैल्यू अपन ने मेंशन करी है। ठीक है ना? देयरफॉर फुल लोड के लिए जो एफिशिएंसी आपकी निकलेगी, वो आपकी कितनी निकल आएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय, ये तो हो गया ऊपर का टर्म। सिमिलरली नीचे भी अपन ये यूज कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट पावर फैक्टर है, प्लस पी आयरन, आयरन लॉस कितना दिया हुआ है आपका 350, एक्स स्क्वायर हाफ लोड मतलब फुल लोड है, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा। ठीक है ना? मल्टीप्लाई बाय कॉपर लॉस कितना दिया हुआ है आपका 400, ये आपका वैल्यू आ गई। सो इसको कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे इसको, क्या परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है ना अपन को। तो जो ईटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे फॉर फुल लोड के लिए, बताइए? पॉइंट 97, तो ईटा आ गया, और एफिशिएंसी में परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 97.087%। ये आ गया आपका किसके लिए, फुल लोड के लिए। ठीक है, समझ आया आप सभी को ये वाला न्यूमेरिकल? जैसे अपन ने फुल लोड के लिए किया है, वैसा ही सिमिलर मेथड अपन किसके लिए कर लेंगे, वी कैन ऑल्सो एनालाइज इट फॉर द हाफ लोड कंडीशन। सेकेंड, एट हाफ लोड, तो हाफ लोड में क्या करेंगे, जो आपका एक्स की वैल्यू है उसको अपन 1/2 रख लीजिए या फिर 0.5 रख लीजिए। ठीक है, तो एक बार इसका फॉर्मूला फिर से अपन लिख लेंगे, एक्स इंटू V2 I2 ना करते हुए अपन इसी केवीए में रेटिंग ले रहे हैं। अगर मेगावोल्ट एम्पियर होता किसी में तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ कर देते, किलो वोल्ट एम्पियर है तो 1000 किया है, cos फाई x इंटू केवीए इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय cos फाई प्लस पी आयरन प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ पी कॉपर। ठीक है, x यहाँ पे क्या है 0.5, तो ईटा और 0.5 मतलब हाफ लोड के लिए एफिशिएंसी कितनी निकल गई आपकी, यहाँ पे वो एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी। तो सिमिलरली ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 350 प्लस एक्स स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 400। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना है इसको, गिवन परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल रहे हैं ना इसमें, एफिशिएंसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। So the efficiency of half load is 96.5% हाफ लोड के लिए।
क्लियर। तो फुल लोड के लिए जो आ गया वो आपका ये आ गया 97.087 और इसके लिए आपकी 96.5। क्लियर। तो अगर अपना रेगुलेशन का आता है तो अपन न्यूमेरिकल को इस तरीके से सॉल्व करते हैं जो लास्ट क्लास में बताया था, कल की क्लास में। और कोई न्यूमेरिकल अगर अपना एफिशिएंसी से आता है तो अपन इस तरीके से। अब जो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आपका है जैसे लास्ट न्यूमेरिकल, उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस शीट में दे दूंगा, उसको आप सॉल्व करके देखना। क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें न्यूमेरिकल्स मेनली ट्रांसफॉर्मर से ही बनते हैं और ट्रांसफॉर्मर भी इन तीनों ही मेथड से। तो नेक्स्ट जो इसमें न्यूमेरिकल है आपका, वो आपका न्यूमेरिकल बन रहा है जो अपना टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कल जो अपने ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ा था उससे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें द फॉलोइंग टेस्ट डाटा is obtained on a 5 kVA 220 by 440 volt single phase ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं इसमें। द फॉलोइंग टेस्ट डाटा इज obtained on a 5 kVA 220 by 440 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे अपन ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है नंबर 1। तो उससे जब अपन ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया तो उसमें जो वैल्यू निकल के आई है वोल्टेज, करंट और वॉटमीटर की, 220 वोल्ट, 2 एम्पियर, 100 वॉट ऑन एलवी साइड। एलवी साइड से मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू निकल के आई है आपकी वोल्टेज, करंट और पावर की, दिस इज ऑब्टेन्ड ऑन लो वोल्टेज साइड। सिमिलरली नेक्स्ट इज फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये न्यूमेरिकल में गिवन पैरामीटर्स हैं आपके लिए, 40 वोल्ट, 11.4 एम्पियर, 200 वॉट ऑन HV साइड, मतलब हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, ये लिख लो आप, फिर मुझे बताना। Following test data is obtained on 5 kVA 220 by 440 volt single phase transformer। ओपन सर्किट टेस्ट में जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है आपकी 220 वोल्ट, 2 एम्पियर, 100 वॉट ऑन लो वोल्टेज साइड। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है आपकी 40 वोल्ट, 11.4 एम्पियर, 200 वॉट ऑन हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, आगे बढ़ू बेटा, लिख लिया। डिटरमाइन the percentage efficiency and रेगुलेशन। मतलब पिछले लास्ट क्लास में जो अपन ने रेगुलेशन किया था और अपन ने आज जो एफिशिएंसी किया था, वो दोनों चीजें यहाँ पे निकालनी है। पैरामीटर्स आपके OCSC टेस्ट के दिए हुए हैं। डिटरमाइन द परसेंटेज एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन एट फुल लोड। फुल लोड मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी 1। ठीक है, 0.9 पावर फैक्टर लैग। लोड जो है वो आपका लैगिंग है। डिटरमाइन द परसेंटेज एफिशिएंसी एंड फुल लोड एट 0.9 पावर फैक्टर लैग। जीरो 0.9 पावर फैक्टर लैग। क्लियर। क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने? लिख लिया बेटा, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने?
चलिए, तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले आप लोगों का जो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट अपन को याद हो, तो अपन को ये चीज पता है कि जब भी कभी अपन ओसी टेस्ट और एससी टेस्ट निकालते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं, तो जो भी आपकी वॉट मीटर रीडिंग रहती है वो हमेशा आपके लॉसेस को इंडिकेट करती है, ठीक है ना। दैट इज फ्रॉम ओसी टेस्ट, मतलब फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट, जो आयरन लॉस की वैल्यू निकल के आएगी, आयरन लॉसेस, इट इज पी आई, वो कितना निकल के आएगा बताना मुझे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयरन लॉस फॉर फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट? पी आई कितना है इसमें? वेरी गुड, 100 वॉट। और फ्रॉम शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जो आपका इसमें से कॉपर लॉस की वैल्यू निकल के आती है, द वैल्यू ऑफ कॉपर लॉसेस PCU, इट इज 200 वॉट, ठीक है। और क्या गिवन है इसमें आपको? इसमें आपको गिवन जो है, जो कॉस पाई की वैल्यू है वो आपका 0.9 गिवन है, ठीक है ना। और जो केवीए रेटिंग जो दी हुई है वो आपकी कितनी हुई है, उसकी रेटिंग दी, उसकी वैल्यू कितनी है? 5 केवीए आपको दिया हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहले तो इसमें अपन क्या निकाल लेंगे, जैसे अभी अपन ने सॉल्व किया है एफिशिएंसी, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। एफिशिएंसी कितना आएगा इसका? एफिशिएंसी की वैल्यू आपको पता ही है इसमें, एफिशिएंसी कितनी आएगी बेटा, जल्दी बताओ। हम्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी फॉर इट? एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू केवीए, क्योंकि फुल लोड है, मतलब इट मींस दैट कि यहाँ पे फुल लोड के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि फुल लोड आपको गिवन ही है, तो वैल्यू ऑफ फुल लोड एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। केवीए मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय cos 5 डिवाइड बाय केवीए मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय cos 5 प्लस पी आयरन प्लस पी कॉपर मल्टीप्लाई बाय 100। 5 इंटू 1000 इंटू 0.9 आपको दिया हुआ है ऐसे पावर फैक्टर, cos 5 की वैल्यू इसमें दिया हुआ है 0.9, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.9 प्लस पी आयरन लॉस में दिया हुआ है आपका 100 वॉट, और कॉपर लॉस दिया हुआ है इसमें आपका 200 मल्टीप्लाई बाय 100। बता बेटा एफिशिएंसी ईटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी? जल्दी फटाफट सॉल्व करो, बताओ कितना आया। एफिशिएंसी कितनी? 93.75। ठीक है, वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी इज 93.75%, ठीक है ना। तो एक तो ये आपकी वैल्यू, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं? एफिशिएंसी निकाल, एफिशिएंसी तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो भी आपकी केवी रेटिंग दी हुई है और जो वैल्यू दी है वो अपन को बताया, ठीक है। अब जो अपन बात करेंगे वो अपन करेंगे रेगुलेशन की, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद होगा कि कल जब अपन ने रेगुलेशन का न्यूमेरिकल किया था,
तो अपना लोड कौन सा दिया हुआ है आपका इसमें, लोड कौन सा दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, लैगिंग लोड दिया हुआ है, ठीक है ना, ये देखिए ना 0.9 पावर फैक्टर लैग ये दिया हुआ है आपका। इट मीन्स दैट कि जो अपन ने कल जो यूज किया था फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अपन अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे किसके लिए, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रेगुलेशन। क्लियर। तो अब मुझे आप ये बताओ कि फॉर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RES और XES, मतलब अगर अपन को रेगुलेशन निकालना है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रेगुलेशन, तो वी नो, एक पोर्शन तो आपका ये हो गया इसका एफिशिएंसी का, ठीक है ना, जो अपन को इसमें निकालने था, मतलब एक आपको इसमें निकालना है एफिशिएंसी, और एक पार्ट है इसका बी रेगुलेशन, ठीक है ना। तो एक तो हो गया आपका एफिशिएंसी। अब सेकंड जब रेगुलेशन अपन निकालेंगे तो वी नो दैट द परसेंटेज रेगुलेशन इज इंडिकेटेड बाय द वैल्यू E2 माइनस V2 डिवाइड बाय V2 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। क्लियर। तो अब न्यूमेरिकल में जो आपका वैल्यू दी हुई है, मुझे बताओ कि न्यूमेरिकल में से आपकी V2 की वैल्यू क्या गिवन है, कोई बताएगा। हम क्वेश्चन जो गिवन है V2 की वैल्यू क्या है बेटा, बताना। 440। 440, बिकॉज इसमें दिया हुआ है द 5 kVA 220 बाय 440 वोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे V1 जो है वो आपका 220 वोल्ट है और V2 की वैल्यू क्या है, वो 440 वोल्ट है। क्लियर। और E2 की वैल्यू यहाँ पे अभी आपको इसमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो वी नो दैट फ्रॉम द सर्किट डायग्राम, या जो भी अपन इसका पैरामीटर पढ़ते हैं, तो उसमें इसके लिए अपन ये जानते हैं कि E2 की वैल्यू निकालने के लिए अपन जब भी E2 की वैल्यू निकालेंगे उसके लिए क्या करेंगे, अपन सारे के सारे पैरामीटर्स को रिफर्ड करेंगे सेकेंडरी साइड में। पहली चीज तो ये अपन को याद है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये वाला न्यूमेरिकल आपका ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट का है, अब आप में से कोई मुझे ये बताएं कि E2 में जो अपन को वैल्यू निकालनी है RES की और XES की, ठीक है ना, तो वो आप ओपन सर्किट टेस्ट के पैरामीटर से निकालेंगे या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के पैरामीटर से निकालेंगे। Which parameters you are used for finding the value of XES और RES? OC टेस्ट का पैरामीटर यूज करोगे या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का पैरामीटर यूज करोगे, बताओ। शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, क्योंकि OC टेस्ट में क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट में आपका सेकेंडरी वाइंडिंग तो ओपन ही है, ठीक है ना। तो और इसका मतलब क्या है, उसका प्रभाव आपका हो ही नहीं रहा है उसमें। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आप जब इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो जो आपकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड निकल के आएगी वोल्टेज की, करंट की और वॉटमीटर की, उसी से अपन उसके पैरामीटर्स की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि अपन ने कल देखा था। मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ, ये किया था अपन लोगों ने कल, मतलब RES की और XES की वैल्यू निकाली थी अपन ने। तो यही मेथड अपन यहाँ पे यूज करेंगे RES की वैल्यू निकालने के लिए और XES की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो फ्रॉम शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जो आपने शॉर्ट सर्किट ऐसी टेस्ट जो आपने निकाला था, उससे जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी आई थी, उसमें आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है इसमें आपकी 40 वोल्ट, ठीक है। और एमीटर की रीडिंग, एमीटर रीडिंग कितनी है, करंट कितना दिया है इसमें 11.4। 11.4 एम्पियर, ठीक है। और वॉट मीटर रीडिंग, ये तीन रीडिंग अपन इसमें से यूज करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए। समझ आया आप लोगों को क्या कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अपन फाइंड आउट करेंगे किसकी वैल्यू,
द वैल्यू ऑफ आर ई एस। तो आर ई एस की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी आपकी वॉट मीटर रीडिंग दी हुई है उसको डिवाइड करेंगे एमीटर रीडिंग के स्क्वायर से। एमीटर रीडिंग के स्क्वायर से, ठीक है ना। मतलब जो भी आपका इसमें पीसी दिया हुआ है उसको, जो भी आपका इसमें आई दिया हुआ है, आई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो आर ई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 डिवाइड बाय आई टू एस सी से, ठीक है। 200 डिवाइड बाय वॉट मीटर, इसमें 11.4 का स्क्वायर। आर ई एस कितना आया बेटा बताना। 1.54 1.53। ठीक है, तो आर ई एस की वैल्यू आ गई है वो आपकी 1.53 ओम, ये आ गया आपका, ठीक है। सिमिलरली जब अपन को नंबर वन, एक तो अपन ने ये चीज निकाल ली, ठीक है। सेकंड, इसमें क्या करेंगे अपन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ZES, मतलब उसका इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कैसे निकल के आएगा, क्योंकि आपका एसी सर्किट है इसीलिए अपन यहाँ पे आर की वैल्यू V और I की हेल्प से नहीं निकालेंगे, यहाँ पे आपका Z निकल के आएगा, ठीक है ना। जो भी आपकी वोल्ट मीटर रीडिंग रहेगी और एमीटर रीडिंग रहेगी, इससे आपका इंपीडेंस निकल के आएगा, बिकॉज दिस इज द एसी सर्किट। वैल्यू ऑफ ZES इज इक्वल टू वोल्ट मीटर रीडिंग है आपकी 40, एमीटर रीडिंग है आपकी 11.4। दिस इंप्लाइज दैट ZES की वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा, 3.53। 3.50 ओम, ये आपका ZES निकल के आ गया। हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली यहाँ पे RES की वैल्यू या ZES की वैल्यू या XES की वैल्यू पूछ ली जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से क्या क्या है। और तीसरी चीज इसमें क्या निकाल लेंगे अपन, आप द वैल्यू ऑफ XES। XES की वैल्यू अपन को पता है, इट इज इंडिकेटेड बाय द वैल्यू ऑफ ZES का स्क्वायर माइनस RES का स्क्वायर। वैल्यू ऑफ XES इज इक्वल टू 3.50 का स्क्वायर माइनस RES 1.53 का स्क्वायर। बताओ इसमें बेटा XES की वैल्यू कितनी आई आपकी, 3.14 3.14 समझे, 115 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, राउंड फिगर कर देता हूँ। क्लियर, समझ आया क्या किया अपन ने। जो आपके शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपके पैरामीटर दिए हुए थे, वोल्ट मीटर की, करंट की और वोल्टेज रेट, वॉट मीटर रीडिंग की, उन तीनों पैरामीटर से अपन ने यहाँ पे जो आपके उसे ब्रांच में रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस की वैल्यू थी वो अपन ने फाइंड आउट कर दी। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे आपकी जो cos फाइव की वैल्यू गिवन है वो कितना, cos फाइव कितना गिवन है आपको, 0.9। दिस इंप्लाइज दैट sin फाइव टू कितना आएगा बेटा, द वैल्यू ऑफ sin फाइव टू sin टाइम्स ऑफ cos इनवर्स 0.9। sin फाइव टू कितना आया बताना, 0.43। 0.4359 ऐसे आना होगा इसमें। क्लियर। ठीक है ना। नाउ फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट referred to सेकेंडरी साइड, ठीक है ना। उससे अपन को ये पता है कि E2 की वैल्यू क्या निकल के आती है, द वैल्यू ऑफ E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 RES cos phi 2 प्लस I2 XES sin phi 2।
ये अपन रेगुलेशन के लिए जानते हैं कि रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, E2 माइनस वी टू डिवाइड बाई E2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो भी अपन ने RES, ZES और XCS की निकाली है, ये अपन ने फाइंड आउट करने के लिए निकाली है किसकी वैल्यू, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ E2। तो V2 आपको पता है 440 है। I2, क्योंकि यहाँ पे अपन इस वाले पैरामीटर्स में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे I2 की वैल्यू जो आपका शॉर्ट सर्किट में आपका टेस्ट में जो आपका करंट फ्लो होगा वो यूज करेंगे अपन। इट इज 11.4 मल्टीप्लाई बाई RES 1.539 मल्टीप्लाई बाय 0.9 प्लस 11.4 मल्टीप्लाई बाय 3.15 मल्टीप्लाई बाय 0.4359। इसको सॉल्व करो और बताओ E2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। 471.3। जैसे आपको E2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वैसे आप इसमें परसेंटेज रेगुलेशन निकाल लेंगे। E2 माइनस V2 डिवाइड बाय E2 मल्टीप्लाई बाय 100। E2 आपको पता है 440। E2 कितना आया, 471। देखो ये डिपेंड करता है कि आप 1.539 पुट कर रहे हैं या फिर यहाँ पे 0.4359 पूरा पुट कर रहे हैं। अगर पूरी वैल्यू निकालते हैं तो उससे भी थोड़ा सा डेसिमल की वैल्यू की बाद में चेंज आ सकता है। मान लो मैंने इसको 471.4 वोल्ट लिख लिया, ठीक है ना। जैसी वैल्यू आपकी आएगी E1 की वैल्यू, so we can put that value in this 471.4 divided by डिवाइड बाय 471.4, ठीक है ना। तो परसेंटेज रेगुलेशन कितना निकल के आया आपका, अनुष्का गलत आ रहा है आपका, नैन्सी आपका भी सही नहीं है। हाँ आपका सही है 6.67 परसेंटेज। तो इसकी एफिशिएंसी जो निकल के आई थी वो 93.75। और अंकित का भी ठीक है। जो इसमें आपका रेगुलेशन निकल के आएगा, द वैल्यू ऑफ रेगुलेशन इज 6.67 परसेंटेज। क्योंकि यहाँ पे लोड क्या था, द लोड इज लैगिंग लोड, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे अपन ने लैग दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे अपन ने यहाँ पे इसको प्लस साइन से इंडिकेट किया था इक्वेशन को, ठीक है ना। अगर इन केस ये लीडिंग लोड होता तो फिर अपन उसको किससे यहाँ पे माइनस साइन से भी इंडिकेट कर सकते थे। क्लियर, समझ आया आज के दो न्यूमेरिकल आप लोगों को। तो इसी तरीके से अपना जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है, चाहे वो रेगुलेशन का हो, चाहे आपका एफिशिएंसी का हो, या OCSC टेस्ट का हो, तो इसी तरीके से अपन इसके न्यूमेरिकल्स को, ये वाला थोड़ा सा प्रोसेस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एकदम से डायरेक्टली आप Z की वैल्यू, R की वैल्यू, I मतलब
एमीटर रेटिंग और वोल्टमीटर रेटिंग से डायरेक्टली इसको फाइंड आउट मत करना, क्योंकि ये आपका एसी सर्किट है, इसमें आपकी इंपीडेंस की वैल्यू आएगी वी और आई से। इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। कोई डाउट है बेटा? समझ आ गया सब लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसमें ट्रांसफॉर्मर जो है वो इसमें कंप्लीट होता है। ठीक है ना। अब जो इसमें नेक्स्ट जो है वो है आपका यूनिट फोर्थ में जो एक और पोर्शन जो है आपका, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो आपका सिलेबस है इसमें बी पोर्शन जो है दैट इज, इसको चाहे अपन इलेक्ट्रिकल मशीन्स बोल दें या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है, इसको अपन रोटेटिंग क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज कि यहाँ पे आपका जो भी अपना स्टेटर और रोटर आपको गिवन रहेगा, तो इसमें स्टेटर तो आपका स्टेशनरी पार्ट है, लेकिन रोटर जब अपन कनेक्ट करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका वहां पे रोटेशनरी पोर्शन। तो इसीलिए वी कैन कॉल इट एज अ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है, इससे अपन इसको इंडिकेट करते हैं। क्लियर? तो इसमें तीन तरीके की इसमें मशीन्स आपकी हैं फॉर दैट यूनिट, मतलब यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 काफी वास्ट है, तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो ट्रांसफार्मर से भी बनते हैं, और जो आपका इसमें जो इसका बी पोर्शन है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन का, वो बेसिकली आपका इसमें नंबर 1 इज द कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन। पहली वाली मशीन ये है। ठीक है ना, क्योंकि मशीन्स जब भी कभी अपन पढ़ते हैं ना बेटा, तो इसमें मशीन्स में जो आपका इसको अगर अपन क्लासिफाइड करते हैं तो वी कैन क्लासिफाइड इट इनटू 2 टाइप्स। सबसे पहले आपकी डीसी मशीन्स जो कि आपकी डीसी सप्लाई पे काम करेगी, एंड नंबर सेकंड इज एसी मशीन। ठीक है ना। फिर एसी को फिर से अपन फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, जिसको अपन नाम देते हैं एज अ इंडक्शन मशीन। ठीक है, और सेकंड वन इज सिंक्रोनस मशीन। जैसे कि नीचे भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो है वो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन्स एंड देयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि अपन इसको का यूज कर रहे हैं। नंबर सेकंड, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मशीन। ठीक है, एंड देयर एप्लीकेशन। इंडक्शन मशीन मतलब ये वाला जो सेकंड है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एसी मशीन। ठीक है ना। और नंबर थर्ड जो इसमें है, दैट इज कंसिडर डिटेल्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मशीन एंड देयर एप्लीकेशन। तो एज अ सीएसई स्टूडेंट इसमें अपन आप लोग इतना अपन इसको इसको इतना डीप में नहीं जाएंगे। इसमें जो आपका इसमें बेसिक इसका फंक्शन है, मतलब कंस्ट्रक्शन डिटेल्स है या वर्किंग प्रिंसिपल है, मतलब स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है, रोटर में कौन सी वाइंडिंग होती है, कौन सी वाइंडिंग कब यूज करते हैं, क्या उसका प्रिंसिपल रहता है, वो ही इसमें देखा जाएगा। ठीक है ना। तो नंबर 1 जो है दैट इज द कंसल्टेड डिटेल्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन एंड देयर एप्लीकेशन। तो जैसे कि अपन डीसी मशीन को आप लोगों ने देखा भी होगा प्रैक्टिकल में, ये वाला प्रैक्टिकल पर हुआ है बेटा, स्टडी ऑफ डीसी मशीन आप सभी लोगों के लिए। सीएसआईटी स्टूडेंट, डीसी मशीन वाला हुआ है कि नहीं हुआ? बताओ मेरे को एक बार। यस, हुआ है ना। ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया था, कोई बताएगा मेरे को?
एक्सपेरिमेंटल सीसी मशीन के कट सेक्शन से इसके पार्ट्स के बारे में बताएं। ठीक है। और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। स्टेटर और रोटर इन दोनों के बारे में बताया गया था आपको। आता हूँ, ठीक है, आता हूँ क्लास में, क्या आता हूँ। स्टेटर और रोटर ये दोनों के बारे में बताया गया था ना आपको। और हाँ, ये वाली हाँ, लाइब्रेरी से इशू करके लाया था ना मैं। नहीं, ये मैं लाइब्रेरी से इशू करके लाया था। हाँ 100%। अब एक बार दिखा दो उनको, आपको दिखाना हो तो दिखा लो पहले उनको। नहीं तो बोलेगा कि मेरा आईडी छोड़ दो, फिर क्या फंस जाएंगे। नहीं, ठीक। इसको क्रॉस चेक तुम्हारा काम था ना। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या था आपका डीसी मशीन का, जैसे अपन ने प्रैक्टिकल देखा होगा, तो उसमें मेनली अपन क्या देखते हैं कि आपका उसमें दो टाइप की वाइंडिंग होती है। नंबर 1 इज स्टेटर वाइंडिंग, सेकेंड 1 इज रोटर वाइंडिंग। ठीक है ना। स्टेटर में मतलब जो है आपका वो स्टेशनरी पार्ट है, और उसमें हमेशा आपका जब भी कभी स्टेटर की बात होती है तो वी विल ऑलवेज यूज द फील्ड वाइंडिंग इन स्टेटर। जैसे कि आपको इसमें दिख भी रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी फील्ड वाइंडिंग लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब फील्ड वाइंडिंग का मतलब ये है, सॉरी यार ये प्रोजेक्टर थोड़ा दिक्कत दे रहा है, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं सही करूंगा। फील्ड वाइंडिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने मतलब स्टेटर का जो इसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है, यहाँ पे NS पोल का मैग्नेट यूज हुआ है। ठीक है ना। NS पोल ये देखिए, ये देखो आप लोग दिख रहा होगा ना, ये दिस N और S पोल। इसका मतलब ये है कि स्टेटर में मतलब स्टेशनरी एक्सिस में आपका यहाँ पे NS पोल का मैग्नेट है, इसीलिए उसको अपन फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। पहली चीज हो गई। दूसरी ये है कि जब भी कभी आप रोटर की बात करेंगे तो रोटर मतलब आपका रोटेटिंग पोर्शन। रोटेटिंग पोर्शन मतलब क्या है कि जब भी कभी आप रोटेटिंग पोर्शन की बात करते हैं तो वी ऑलवेज यूज द आर्मेचर वाइंडिंग इन रोटर एक्सिस। ठीक है ना। तो ये आपका इसका डायग्राम है जिसमें आपके अलग अलग इसमें दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि यहाँ पे अपन लोग जब भी कभी यूज करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग का, तो आर्मेचर वाइंडिंग से जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो हमेशा आपकी एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट आपका जनरेट होता है। तो ब्रश क्या करता है, ब्रश जो आपका वो अल्टरनेटिंग करंट है उन करंट्स को आपको कलेक्ट करता है। उसके बाद ठीक है ना, एक करंट को कलेक्ट करेगा। देन आफ्टर दैट जो भी आपके पास करंट आएगा उस करंट को, कम्यूटेटर का काम ये रहेगा, कम्यूटेटर इज एक्ट जस्ट लाइक अ रेक्टिफायर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अपन क्या करते हैं, कम्यूटेटर रेक्टिफायर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। वही चीज आपका कम्यूटेटर भी करता है। यहाँ पे द वर्किंग ऑफ कम्यूटेटर इज टू कन्वर्ट द बाई डायरेक्शनल करंट इनटू यूनिडायरेक्शनल करंट। मतलब जो एसी करंट जो आपको मिल रहा है ना वहां पे, बिकॉज ये आपकी डीसी मशीन है तो वो आपको इसमें डीसी में कन्वर्ट करके आगे भेजता है। ठीक है ना। समझ आया सब लोगों को। और इसमें जो अलग अलग जो है आपके डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस, इसी तरीके से यहाँ पे आपके डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें आपके दिस इज द NS पोल मशीन। यहाँ पे आपके दो आपके इसमें NS पोल्स अलग अलग लगाए हुए हैं। तो उन NS पोल्स को ही आपको इसमें बायोफरगेट करके इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है। तो जो आउटर पोर्शन है दिस इज एक्ट लाइक स्टेशनरी मतलब फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पे जो SN ये जो SN आपको दिख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस इज द पोर्शन ऑफ योर स्टेशनरी एक्सिस। जो आपने इसमें आपने स्टेशनरी में आपने पोल्स यूज कर रहे हैं। 4 पोल मशीन है आपकी, N1 N2 S1 S2 ऐसे इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी पूरी की पूरी ये फील्ड एक तरीके की NS पोल का अपन मैग्नेट यूज कर रहे हैं, मतलब फील्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। इसीलिए इसको अपन
फील्ड वाइंडिंग से इंडिकेट कर रहे हैं स्टेशनरी को। और रोटर में ये आपका जो सर्कुलर जो अपन ये दिख रहे हैं बीच में मिडिल में, दिस इज योर आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग आपकी यूज हो रही है और यहाँ पे भी अपन वाइंडिंग यूज कर रहे हैं। देखिए वाइंडिंग आपकी दोनों में हो रही है, स्टेटर में भी वाइंडिंग यूज हो रही है और रोटर में भी वाइंडिंग हो रही है। बस अंतर ये है कि स्टेटर में जो वाइंडिंग यूज कर रहे हैं वो अपन फील्ड वाइंडिंग यूज कर रहे हैं और रोटर में जो आप इसमें वाइंडिंग यूज कर रहे हैं इट इज अ आर्मेचर वाइंडिंग। सिमिलरली इधर आपका कम्यूटेटर भी कनेक्टेड है। कम्यूटेटर का काम क्या रहेगा, मैंने अभी बताया था आपको, जो भी आपकी एसी है उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना। तो ये आपका एक डीसी मशीन का क्रॉस सेक्शनल व्यू है जिसमें आपको बता देता हूं। ये आपका पूरा का पूरा आपका स्टेटर है। स्टेटर मतलब आपका योक, योक मतलब एक जिसमें अपन लोहे का ढांचे को अपन योक बोलते हैं। जो आपका फ्रेम मतलब आउटर जो बॉडी जो रहती है उसको अपन स्टेटर फ्रेम या योक बोलते हैं। ठीक है ना। इसी में आपका स्टेटर के साथ आपका यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग अपन कनेक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट किया हुआ है। और मिडिल अंदर रोटर में जो आपने वाइंडिंग यूज करी हुई है या आपने आर्मेचर कोर यूज किया हुआ है, दैट इज आर्मेचर वाइंडिंग अपन इसमें यूज कर रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका शाफ्ट। शाफ्ट का काम क्या रहता है कि शाफ्ट मतलब एक ये हिस्सा जो आपका रोटेटिंग पोर्शन जो रहता है रोटर वाइंडिंग से जो आपका एक हिस्सा, जैसे मान लो कि इस डीसी मशीन को अपन दो तरीके से यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज दिस डीसी मशीन एज अ डीसी मोटर और ऑल्सो यूज दिस डीसी मशीन एज अ डीसी जनरेटर। जब अपन इसको एज अ डीसी मोटर यूज करेंगे इसका मतलब क्या है, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मोटर वी कैन कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना। मतलब शाफ्ट का रोटर मूवमेंट आपका होगा तो जो भी आपके शाफ्ट से कलेक्ट होगी चीज, चाहे वो आपका कोई सा भी एप्लीकेशन हो या कोई सा भी किसी चीज को आपको मूव करना हो, तो उससे अपन डीसी मोटर से अपन इसमें शाफ्ट का रोटेशन देखेंगे अपन को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग। एंड सिमिलरली अगर इसी डीसी मशीन को मैं एज अ जनरेटर करूंगा, जनरेटर की तरह बिहेव करता हूं, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करूंगा। तो विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट वी कैन कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, समझ आया आप लोगों को किस तरीके से अपन एक डीसी मशीन को या सिंपल एसी मशीन को भी अपन इस तरीके से देख सकते हैं। क्लास समझ आया आपको। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी एक डीसी मशीन की। ठीक है ना। आप सिंपल अगर यूट्यूब में भी डालोगे ये कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन तो उसमें भी वीडियो आपको दे जाएगा किस तरीके से अभी आपको 3D व्यू कैसे दिखेगा वो भी आपको दिखेगा। ठीक है ना। तो इसमें डीसी मशीन ये भी आपका इसी तरीके से जैसे डायग्राम आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू का ही है आपका। इसमें आउटर में आपने फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करी हुई है, ठीक है ना, स्टेटर में, और रोटर में आपने आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे इसमें बीच में कनेक्ट करी हुई है। आर्मेचर वाइंडिंग का मतलब ये है कि आपने इसमें कंडक्टर्स को इसमें कनेक्ट किया हुआ है। जब भी अपन वाइंडिंग की बात करते हैं इट मीन्स दैट कि वहां पे अपन कंडक्टर्स का तो यूज करते ही करते हैं। कंडक्टर मतलब सिंपल आपकी कोई भी वायर जिसको अपन उसमें वाउंड करते हैं किसी भी मशीन में। ठीक है ना। तो ये आपका इसका एक्शन है किस तरीके से आप किसी एक डीसी मशीन को दो तरीके से मतलब जनरेटिंग एक्शन की तरह और मोटर एक्शन की तरह ये अपन इसको देख सकते हैं। ये वाला प्रेजेंटेशन भी आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है ना। तो ये बेसिक है। तो एक बार डीसी मशीन का बेसिक पढ़ के आइएगा। ठीक है ना। फ्राइडे को मैं क्लास लूंगा आप लोगों की 2 बजे। कोई क्विज और कोई वो तो नहीं है आपकी एक्स्ट्रा क्लास और की सब्जेक्ट की फ्राइडे को फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स। सर ठीक है। वैसे ठीक है शुमी,
वैसे तो क्लास होगी ही 2 बजे के बाद। अगर इन केस कोई अर्जेंट काम आता है तो फिर मैं उसको नेक्स्ट वीक बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अब अपने पास टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है फॉर सिलेबस कवरेज, ठीक है ना। इसलिए एडिशनल क्लास लेके ही, क्योंकि अब इसमें इस यूनिट में जो आपका बेसिक कंसेप्ट है आपका डीसी का और एसी का, वो आपका फ्राइडे को मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। और फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट यूनिट 5, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन। ओके, और कहीं इसमें डाउट हो डीसी मशीन में या ट्रांसफार्मर में तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग, फिर अपन क्लास एंड करें। ये कनेक्शन और ये क्वेश्चन मैं आपको कल की परसों की क्लास में बता दूंगा। क्लियर? चलिए, गुड डे टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू।